हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आज के एपिसोड की शुरुआत एक कहानी के साथ। ये कहानी है 20th सेंचुरी की शुरुआत की। भारत के आज़ाद होने से कई साल पहले एक बार दो भाई अपने पिता से मिलने गोरेगांव जाते हैं। इन दोनों की उम्र रही होगी तकरीबन 10 से 15 साल, लेकिन स्टेशन पर इन दोनों को कोई लेने नहीं आता। शायद उनके पिता को उनके आने की खबर ही नहीं मिल सकी। अब ये दोनों भाई क्लीन और वेल ड्रेस दिख रहे थे। देखने से लग रहा था कि किसी अच्छे घर से हैं। स्टेशन पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद ये दोनों घर तक जाने के लिए बैलगाड़ी लेते हैं। बैलगाड़ी मिल तो जाती है, लेकिन अचानक बीच रास्ते में जब बैलगाड़ी वाले को पता चलता है कि ये साफ सुथरे और पढ़े लिखे दिख रहे ये दोनों भाई छोटी जाति से आते हैं, तो वह इन दोनों को रास्ते में ही उतार देता है और इस बात के लिए इन पर बेहद गुस्सा होता है कि इन दोनों ने उसकी बैलगाड़ी को पॉल्यूट कर दिया। दलित समुदाय के लोगों के बैठने से उसकी गाड़ी अब किसी के बैठने लायक नहीं रही, लेकिन काफी बहस के बाद जब वो बैलगाड़ी वाले को डबल पैसा देने के लिए कहते हैं तो वो राजी हो जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि बैलगाड़ी इन दोनों को खुद ही चलानी पड़ेगी। वो खुद बैलगाड़ी के पीछे पैदल चलता है, क्योंकि वो दलितों के साथ ना तो बैठ सकता है और ना ही उनके लिए बैलगाड़ी चला सकता है। और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है और इसका जिक्र मिलता है बाबा साहब पर लिखी बायोग्राफी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ इन मिशन में। इन दोनों भाइयों में एक बाबा साहब अंबेडकर थे और दूसरे उनके बड़े भाई थे। तो आज जानेंगे कि इस बुक में बाबा साहब से जुड़े और किन रियल इंसिडेंट्स का जिक्र है। एक इंडियन बायोग्राफर हुए हैं धनंजय कीर। उन्होंने इंडिया के कई पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट की बायोग्राफीज लिखी हैं। उनकी लिखी बायोग्राफीज में ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, वीर सावरकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी भी शामिल है। उन्होंने बाबा साहब की बायोग्राफी लिखी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ इन मिशन नाम से। इस बायोग्राफी की ऑथेंटिसिटी ये है कि इसके ऑथर धनंजय कीर ने अंबेडकर के कई इंटरव्यूज लिए और बुक के पब्लिश होने से पहले उसके फाइनल ड्राफ्ट को अंबेडकर ने खुद पढ़ा और अप्रूव भी किया। इस बायोग्राफी में उन्होंने अंबेडकर के शुरुआती दिनों के बारे में, किताबों के लिए उनके प्यार, उनकी फैमिली और गांधी जी के साथ हुई उनकी मुलाकात के बारे में बताया है। धनंजय कीर लिखते हैं कि स्कूल में भी डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई के साथ अलग तरह से बिहेव किया जाता था। इन दोनों को क्लासरूम में बाकी स्टूडेंट से दूर बोरी पर बैठना पड़ता था और वो भी ये लोग खुद घर से लेकर आते थे। टीचर्स उनकी नोटबुक भी नहीं छूते थे। स्कूल में उस बर्तन से पानी पीना भी मना था जिससे बाकी बच्चे पीते थे। उन्हें अलग से एक ऊंची जाति का पियोन ऊपर से पानी पिलाता था और अगर किसी दिन वो पियोन नहीं आता तो इन दोनों को बिना पानी पिए रहना पड़ता। यहाँ तक कि नाई भी इनके बाल काटने के लिए मना करता था, क्योंकि अगर वो इनके बाल काटेगा तो उसकी दुकान पॉल्यूट हो जाएगी, क्योंकि ये लोग दलित हैं यानी अछूत हैं। इसलिए इन लोगों को घर पर ही अपनी बड़ी बहन से बाल कटवाने पड़ते थे। ये थे बाबा साहब के कास्टिज्म के साथ कुछ शुरुआती एक्सपीरियंसेस। उन्हें बचपन में ही समझ आ गया था कि दलित जाति से बिलोंग करना उनके लिए एक कलंक की तरह है, लेकिन अंबेडकर पढ़ाई में अच्छे थे और खूब पढ़ते थे। इन सब के बीच एक दिलचस्प बात यह है कि बाबा साहब का ओरिजिनल नेम अंबेडकर नहीं था, ना ही उनके फादर या फैमिली में किसी का नाम अंबेडकर था। स्कूल में उनका नाम रजिस्टर था भीमराव रामजी अंबाडवीकर। दरअसल उनके नेटिव विलेज का नाम था अंबाडवी, इसलिए उनका सरनेम था अंबाडवीकर, क्योंकि महाराष्ट्र में अक्सर एंसेस्ट्रल विलेज के नाम पर सरनेम भी रखा जाता है। स्कूल में भले ही भीम के साथ अछूत जैसा बिहेव किया जाता था, लेकिन एक ब्राह्मण टीचर थे कृष्णाजी केशव अंबेडकर, जो भीम को काफी पसंद करते थे। बाबा साहब पढ़ाई में अच्छे थे और उनके टीचर केशव अंबेडकर उन्हें हमेशा एनकरेज करते। वो कई बार अपना लंच भी उन्हें खाने के लिए दे देते। वो उनकी लगन को देखकर इतने खुश थे कि उन्होंने ही बाबा साहब का लास्ट नेम अपने नाम पर अंबेडकर रख दिया। धनंजय कीर ने इस बुक में ये भी जिक्र किया कि बुक्स के साथ अंबेडकर को कितना लगाव था। उनका कहना था कि अंबेडकर को रीडिंग का बहुत शौक था। अंबेडकर पूरी रात पढ़ते और सुबह सवेरे सोने जाते और कुछ घंटे सोने के बाद वो थोड़ी एक्सरसाइज करते, नहाते और फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में लग जाते। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो ब्रेकफास्ट करते और कोर्ट जाने के लिए निकल जाते। जाने से पहले जल्दी जल्दी उन किताबों पर एक नज़र डालते जो उस दिन उन्होंने पोस्ट के जरिए मंगवाई थी। कोर्ट का काम खत्म होने के बाद वो फिर से आसपास के बुक स्टोर्स पर किताब देखते हुए घर आते। कई बार नई किताबों के साथ घर लौटते। किताबों के पेज पलटते हुए उनका डिनर होता।
और फिर पूरी रात पढ़ने का सिलसिला चलता रहता। कहा जाता है कि अंबेडकर अपने ज़माने के सबसे एजुकेटेड पर्सन थे। उन्होंने मुंबई के फेमस कॉलेज एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन की और फिर 1923 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और 1927 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री ली। फेमस बुक इनसाइड एशिया को लिखने वाले अमेरिकन जर्नलिस्ट और राइटर जॉन गुंथर ने एक बार अंबेडकर के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया था। 1938 में एक बार वो मुंबई में अंबेडकर से मिले और इस दौरान उन्होंने नोट किया कि अंबेडकर के पास 8000 बुक्स का कलेक्शन था। उनकी मौत होने तक बुक्स का ये कलेक्शन बढ़कर 33,000 हो चुका था। बाबा साहब अंबेडकर के क्लोज एसोसिएट रहे शंकरानंद शास्त्री ने अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज विद बाबा साहब अंबेडकर में लिखा है कि अंबेडकर को अपनी किताबों से बहुत लगाव था। वो अपनी बुक्स कभी किसी को पढ़ने के लिए उधार भी नहीं देते थे। वो कहते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो वो उनकी लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकता है। धनंजय कीर आगे लिखते हैं कि अगर अंबेडकर के बारे में ये कहा जाए कि वो एक फैमिली मैन नहीं है तो ये सच होगा। अंबेडकर खुद अपने आप को असंग कहते थे, यानी फैमिली के लिए एकदम अनफिट पर्सन। लगातार होने वाले उनके दौरे, फिर किताबों में उनका खोया रहना और पब्लिक मीटिंग्स में इंडिया का ये महान नेता हमेशा बिजी रहता। वो सोशल वर्क में इतने बिजी थे कि वो अपने बेटे की शादी में भी शामिल नहीं हो सके। अंबेडकर का गुस्सा एकदम साइक्लोन जैसा था। उनकी किताब या उनके सामान को जरा भी इधर उधर कर दिया जाए तो उनका गुस्सा तूफान बन जाता और अगले ही पल एकदम कूल डाउन। लेकिन धनंजय कीर ने एक जगह अंबेडकर के इमोशनल पार्ट को भी डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि अंबेडकर अपने छोटे बेटे की मौत पर इतने दुखी थे कि वो उसकी डेड बॉडी देखने की हिम्मत भी नहीं कर सके। कई दिनों तक उस कमरे में भी नहीं गए जहां उनके बेटे ने आखिरी सांस ली थी। एक और इंसिडेंट के बारे में धनंजय कीर बताते हैं कि एक बार किसी वजह से अंबेडकर की आंखें सूज गई थी, तो वो ये सोच कर रोने लगे कि कहीं उनकी रोशनी न चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए जिंदगी बेहद मुश्किल हो जाएगी। अंबेडकर और गांधी इंडियन पॉलिटिक्स के दो ग्रेट लीडर थे, लेकिन दोनों के बीच थॉट्स को लेकर कई डिफरेंसेस रहे। धनंजय कीर ने अंबेडकर और गांधी के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया है और दोनों के बीच ये कॉन्वर्सेशन हुई थी 1931 की। गांधी लंदन में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से पहले अंबेडकर से मिलना चाहते थे। 6 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी ने अंबेडकर को लिखा कि अगर अंबेडकर के पास वक्त है तो वो रात 8 बजे आकर उनसे मिले। महात्मा गांधी ने यह भी लिखा कि अगर अंबेडकर के लिए वहां आना मुश्किल है तो वो खुद उनसे मिलने उनके घर आएंगे। गांधी जी का ये मैसेज जब अंबेडकर के पास पहुंचा तो वो वापस घर लौटे ही थे और उस दिन उन्हें बुखार भी था, लेकिन उन्होंने गांधी जी को रिप्लाई करते हुए लिखा कि वो खुद उनसे मिलने 8 बजे पहुंच जाएंगे। पर शाम होते होते अंबेडकर का फीवर बढ़ गया और वो गांधी जी से मिलने नहीं जा सके, तो अंबेडकर ने शाम को गांधी जी को मैसेज भेजकर ये इन्फॉर्म किया कि जैसे ही उनका फीवर ठीक हो जाएगा वो खुद उनसे मिलने आ जाएंगे। फाइनली 14 अगस्त 1931 को वो डेट थी जब अंबेडकर और गांधी जी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दलितों की समस्याओं को लेकर गांधी और अंबेडकर के बीच बातचीत हुई। धनंजय कीर लिखते हैं कि इस दिन अंबेडकर अपनी कुछ साथियों के साथ मुंबई के मणिभवन में गांधी जी से मिलने पहुंचे। गांधी जी उस वक्त पार्टी के मेंबर्स के साथ बातचीत में बिजी थे। शुरुआत में गांधी जी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं और बातचीत में बिजी रहे। अब अंबेडकर और उनके साथी ये सोच ही रहे थे कि इस माहौल को देखकर लग रहा है कि उनके और गांधी जी के बीच थॉट डिफरेंसेस लगातार गहरे हो रहे हैं। तभी गांधी जी अंबेडकर की तरफ पलटे, कुछ हालचाल पूछा और जल्द ही वो मेन टॉपिक पर आ गए। गांधी जी ने सीधे अंबेडकर से पूछा कि डॉक्टर आपका इस मैटर पर क्या कहना है। गांधी जी का मतलब था कि दलितों की समस्याओं को लेकर अंबेडकर क्या नजरिया रखते हैं। अंबेडकर ने भी सीधे जवाब देते हुए कहा कि आपने मुझे यहाँ अपने व्यूज सुनने के लिए बुलाया है, अपनी बात कहने के लिए बुलाया। प्लीज बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, या फिर आप मुझसे कोई सवाल करिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। गांधी जी ने अंबेडकर की तरफ घूरते हुए देखा और तल्ख अंदाज में कहा, मैं समझता हूँ कि पार्टी और मेरे खिलाफ आपकी कुछ शिकायतें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब मैं स्कूल में था। तब आप पैदा भी नहीं हुए थे। शायद आप जानते हो कि पार्टी के प्रोग्राम में अनटचेबल से जुड़ी इस प्रॉब्लम को शामिल करने में मैंने बहुत मेहनत की है। पार्टी ने अछूतों की हालात को बेहतर करने के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए हैं और ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है कि आप जैसा इंसान फिर भी मेरे और पार्टी का विरोध कर रहा है। इस मुद्दे पर आपका जो ये रवैया है, इसे जस्टिफाई करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। अंबेडकर ने भी तल्ख अंदाज में जवाब दिया, ये सच है महात्मा जी, आपने अछूतों की प्रॉब्लम के बारे में तब सोचना शुरू किया जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था।
लेकिन सभी बूढ़े और बुजुर्ग लोग हमेशा अपनी उम्र का ही हवाला देते हैं। ये भी सच है कि आपकी वजह से पार्टी ने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्निशन दिया, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि पार्टी ने इस प्रॉब्लम के लिए औपचारिकता दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आप कहते हैं कि अछूतों को समाज में ऊपर उठाने के लिए पार्टी ने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। मैं कहता हूँ ये सब बर्बाद हो गया। इतने पैसे में तो मैं अपने लोगों की कंडीशन बहुत बेहतर कर सकता था। आपकी पार्टी समस्या के लिए बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। अगर वो ईमानदार होती तो इसका मेंबर बनने के लिए खादी पहनने की बजाय अछूतों की प्रॉब्लम को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी शख्स ने जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत पुरुष या महिला को नौकरी ना दी हो, या उसने कम से कम हफ्ते में एक बार किसी अछूत स्टूडेंट के पालन पोषण के लिए कुछ ना किया हो, तो उसे कांग्रेस का मेंबर बनने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी। अगर ऐसी कोई शर्त होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता कि पार्टी के जिला अध्यक्ष को मंदिरों में अछूतों के घुसने के खिलाफ विरोध करते देखा गया होता। गांधी और अंबेडकर के बीच हमेशा मतभेद रहा, लेकिन वक्त के साथ महात्मा गांधी के थॉट्स बदलते गए। वो अपने ख्यालों में प्रोग्रेसिव होते गए और उन्होंने माना कि कास्टिज्म और रिलीजियस डिफरेंसेस को दूर किए बिना इंडिया एक नहीं हो सकता। धनंजय कीर ने अपनी किताब में ये लिखा कि अंबेडकर को भी भारत की एकता पर पूरा भरोसा था। अंबेडकर का कहना था कि मैं जानता हूँ कि आज हम पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली भले ही डिवाइडेड हैं, लेकिन मैं इस बात में पूरा यकीन रखता हूँ कि एक दिन इस देश को धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मुझे ये कहने में जरा भी हेजिटेशन नहीं कि एक दिन हम सब अपने डिफरेंसेस भुलाकर एक साथ खड़े होंगे। तो ये थी बाबा साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। धनंजय कीर की बाबा साहब पर लिखी इस बायोग्राफी में और बहुत सी बातों का जिक्र मिलता है जो हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। वैसे बाबा साहब पर और भी कई किताबें लिखी गई हैं जिनमें उनसे जुड़ी कई इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में पता चलता है। आज के एपिसोड में हम धनंजय कीर की लिखी बायोग्राफी में मेंशन कुछ इंसिडेंट्स को ही शामिल कर सके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब पर लिखी किसी और किताब को भी अपने एपिसोड में शामिल करें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।